हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स विजन क्लासेस। और आज हम आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, जो मास्टर कैडर का एग्जाम हो, लेक्चरर कैडर का हो, यूजीसी नेट का हो, जेस्ट का हो, गेट का हो, फिजिक्स का कोई कंपटीशन का एग्जाम आप ले लो, ये एक बहुत ही अहम भूमिका रखने वाला टॉपिक है उसमें से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आपने पढ़ लिया होगा एंड टॉपिक इज अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी, ठीक। दो पोस्टुलेट्स हैं आइंस्टाइन के। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें नल रिजल्ट्स आए, उसके बाद हमारे पास कोई नई ट्रांसफॉर्मेशंस आई और उसके बाद हमारे पास एक बड़ी कमाल की चीज आई और वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो डिटेल लेक्चर्स आपके पास हैं। आज हम इस क्लास में इट्स लाइक अ वन शॉट वीडियो। इस क्लास में क्या क्या सीखेंगे, मेनली आपको वो ट्रांसफॉर्मेशंस याद कैसे रखनी है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हुए, और उनके याद करके उनके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे क्विकली ऑप्शन देख के आंसर बताना है, किस तरह के डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क, जिसमें आपने एसटीआर में पढ़ना है और हम इसमें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते हैं, जो कि है हमारे पास। अगर कोई एक फ्रेम एस इस तरह से है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हम ले रहे हैं, दूसरा फ्रेम एस डैश है जिसमें कोऑर्डिनेट्स हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ले रहे हैं। और ध्यान रहे, हम जनरली जो प्रॉब्लम लेते हैं, मैं अलग भी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, लेकिन जो जनरली प्रॉब्लम लेते हैं उसमें एस डैश फ्रेम इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसमें वाई जेड का मोशन नहीं लेते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस का लेते हैं। ठीक है, ये जनरल नोटेशन है। लेकिन अगर आप ध्यान रखना, अगर पार्टिकल फिजिक्स की किसी प्रॉब्लम पे जा रहे हो तो उसमें जनरली हम जेड एक्सिस में मोशन ले लेते हैं, तो वहां पे फॉर्मूले सेम रहेंगे, एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन सेम रहेगी, लेकिन आपको एक्सिस बदलना पड़ेगा बस। ठीक, समझ गए बात? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके हिसाब से हमने जो ट्रांसफॉर्मेशंस बनाई हैं कि एक फ्रेम में एक्स वाई जेड है और टाइम टी देख रहे हो, दूसरे फ्रेम में आपके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हैं और टाइम भी चेंज हो रहा है, टी डैश है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्स डैश जो है विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका आ जाता है। और y डैश इज इक्वल टू वाई होता है, z डैश इज इक्वल टू z होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सिस में चेंज हो रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग मोशन है, उसमें वेरिएबल चेंज होता है, लेकिन जिस एक्सिस में मोशन नहीं है वहां कोई चेंज नहीं आता। इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉट परपेंडिकुलर टू दैट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास चीज आ जाती है। तो टाइम भी चेंज हो रहा है और टाइम का फॉर्मूला क्या है, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये फैक्टर्स हैं। और ये थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशंस याद करनी मुश्किल रहती हैं। अच्छा, अगर डायरेक्ट से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस पे जाओ तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहां जो माइनस वी है वो प्लस वी में बदल जाएगा और प्राइम वाले डैश वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिना डैश वाले में बदल जाएंगे और बिना डैश वाले जो हैं वो डैश में प्राइम वेरिएबल्स में बदल जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप एस से देख रहे हो तो एस डैश आगे जा रहा है वी वेलोसिटी से, अगर आप एस डैश से देखोगे तो एस पीछे जा रहा है माइनस वी वेलोसिटी से। वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन में यही हो जाएगा, इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय माइनस वी को वी से भी बदलोगे तो, या वी को माइनस वी से भी बदलोगे तब भी अपॉन में वी स्क्वायर वाला फैक्टर सेम रहेगा, और ऐसे ही आप टी टी वाला भी लिख सकते हो इनवर्स में। तो ये एक्सप्रेशंस जो हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते। अच्छा, ये वाली तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन पे चले जाओगे तो कहानी और मुश्किल हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इन चीजों को सिंप्लीफाई कैसे करना है, याद कैसे रखना है और इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो हमारे पास एक नया फॉर्मुलेशन हम सीखेंगे, दैट इज 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेरिएबल्स को 4 वेरिएबल्स लेंगे, x0, x1, x2, x3।
ठीक है, मैंने अपॉन में लगाया है, सबस्क्रिप्ट की तरह लगाए हैं ये, इन्हें कोवेरिएंट फॉर्मुलेशन बोलते हैं। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहो x0 x1 x2 सॉरी x2 और x3, तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसे कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्मुलेशन बोलते हैं, इसे कोवेरिएंट फॉर्मुलेशन बोलते हैं। जब आप टेंसर करोगे तो उस टाइम पे ये चीजें कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिलहाल एसटीआर में इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं टाइम कंपोनेंट, जीरोथ कंपोनेंट इज टेकन एज टेम्पोरल, ये वाला कंपोनेंट है टेम्पोरल, और अगले वाले कंपोनेंट्स हैं स्पेस वाले। सो दिस इज स्पेस टाइम फॉर्मुलेशन, ये स्पेस हो गया 3 वाला, और ये वाला टाइम हो गया जो 1 वाला है। ठीक है, अच्छा यूनिट्स मैच नहीं किए, ये पोजीशन है ये टाइम है, इसे सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यूनिट्स मैच कर गई। ct, जीरोथ कंपोनेंट इज ct एंड अदर 3 कंपोनेंट्स आर x y z। अब अगर आपको ये बात पता लग गई तो आपका काम बहुत आसान हो गया। एक जनरलाइज नोटेशन बता रहा हूं, अगर आपको x म्यू नंबर पे देखना है, मतलब जैसे मैं सीधा बता देता हूं, 0 और 1 इन्हीं में चेंज है ना, टाइम और x इन्हीं में चेंज है, yz तो सेम है। अब इनमें चेंज कैसा है, आप x1 को डैश को लिख सकते हो गामा टाइम्स ऑफ x1 माइनस बीटा x0। ठीक है, 2 नए पैराशूट एंट्री हो गई 2 वेरिएबल्स की, वन इज बीटा, बीटा इज b अपॉन c, ठीक है, रेशो इनका। अनदर इज गामा, गामा इज 1 अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये नया वेरिएबल है। ठीक हो गया, तो अगर आपको ये पता है, गामा और बीटा पता है, तो आप बड़े आराम से अपना काम कर सकते हो इस फॉर्म में। अच्छा, दूसरा वेरिएबल कौन है, ये 1 और 0 के बीच में खेल है, ध्यान रखना 0 और 1 के बीच में खेल है। अगर आपको x0 निकालना है तो क्या करोगे, x0 डैश विल बी इक्वल टू गामा अपनी जगह रहेगा, 0 में से बीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस कर दो। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होगी ना, तो 1 डैश निकालना है तो 1 में से बीटा टाइम्स ऑफ 0 माइनस करो, 0 डैश निकालना है तो 0 में से बीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस करो, जनरलाइज रिजल्ट, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। x2 चेंज ही नहीं हो रहा, सो व्हाट विल बी x2 डैश, x2 डैश विल बी इक्वल टू x2, व्हाट विल बी x3 डैश, x3 डैश विल बी इक्वल टू x3, ये तो चेंज ही नहीं हो रहे, तो ये वाला काम हमारा आसान हो गया। हमें 1 और 2 में खेलना है, 1 और 0 में खेलना है सिर्फ। अब पुट करके देख लो, x1 डैश क्या है, x है, x डैश इज इक्वल टू गामा कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और x1 कितना है, x है, बीटा कितना है, v अपॉन c है, और x0 कितना है, c इंटू t है, तो c से c कट जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी, मैं लिख देता हूं x माइनस वी टी, ओके, और ये वाला रिजल्ट है, यही तो लिखा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, x डैश 0 क्या है, x0 डैश सी टी डैश, गामा हमें पता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अपॉन में, और x0 कितना है, सी टी, डैश पे डैश, बिना डैश पे बिना डैश, है ना, माइनस बीटा इज v अपॉन सी, और x1 इज x। अब आप c से डिवाइड कर दो, c से डिवाइड करो, c से डिवाइड करो, और ये c से डिवाइड करो, तो आ गया हमारे पास दूसरा रिजल्ट, t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दैट्स इट। अब कितना आसानी से आपको याद रह सकता है, फाइनल एक्सप्रेशन भी कितनी इजीली याद रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो अपना, पोजीशन स्पेस टाइम में काम हो गया।
आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी, पर इसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं पहले बता देता हूं। तो साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो इवेंट्स x1 और x2 पोजीशन पे हुए, t1 और t2 टाइम के डिफरेंस पे हुए, तो इसमें दोनों में डिफरेंस डेल्टा x है और इन दोनों में डिफरेंस डेल्टा t है। एक फ्रेम से x है डेल्टा t है, दूसरे फ्रेम से डेल्टा x डैश डेल्टा t डैश है। अब आपको देखना है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब ये वाली प्रॉब्लम हो तो हम फॉर्मूला इसका लगाएंगे, या फिर वो सिंपल एक लेंथ दे सकते हैं रोड की और देख सकते हैं कि एक फ्रेम में लेंथ l है, दूसरे में l डैश है, इन दोनों में रिलेशन बताओ। या फिर कोई एक इवेंट, दो इवेंट्स नहीं, एक इवेंट एक फ्रेम में t टाइम में हो रहा है, दूसरे फ्रेम में t डैश में हो रहा है। अगर t नहीं लिखना तो आप क्या करो, टाउ लिख लो, ठीक है, टाउ और टाउ डैश इस तरह से लिख लो। तो लेंथ डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन भी होती है। अब इसमें अगर आपको एक फैक्टर पता है कि गामा की वैल्यू, जैसे यहां पे आपने देखा गामा क्या होगा, एक बार देखो, ये वाला जो फैक्टर है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, सो दिस इज लेस देन 1। अंडर रूट लोगे तब भी लेस देन 1 रहेगा, लेकिन 1 से डिवाइड करोगे, अगर 1 से 1 को डिवाइड करोगे किसी 1 से छोटे नंबर से तो क्या आएगा, टोटल नंबर विल बी ग्रेटर देन 1, सो गामा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, गामा इज ग्रेटर देन 1। अब आपको यह पता है तो आपका काम आसान हो गया। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अपने आप में बता रही है कि लेंथ जो है, नई लेंथ जो है वो कम है, ओरिजिनल लेंथ से कम है, तो आप गामा से डिवाइड कर दो। और आपको टाइम बता रहा है कि टाइम जो है वो ओरिजिनल टाइम से ज्यादा है, तो गामा से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट्स अपने आप उस अकॉर्डिंग फॉर्मूले में आ ही जाएगा, आपको याद ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ही लगानी है। ठीक है, तो इन तीनों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि फ्रेम कौन सा है, तो रेस्ट फ्रेम जो है दैट इज ऑलवेज प्रॉपर, और मोशन वाले में गड़बड़ होती है, मोशन वाले में इफेक्ट्स बदल जाते हैं, तो मोशन वाले में या तो टाइम डायलेट होगा या लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक हो गया, इतनी बात ही थी। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमें डिस्टेंस, पोजीशन, वेलोसिटी, पोजीशन का पता लग गया, टाइम का पता लग गया, तो वेलोसिटी में बात आ जाएगी। तो अब अगर x, y, z, t ये चेंज हो रहे हैं, इसमें से ये दोनों चेंज नहीं भी हो रहे तब भी कोई बात नहीं, ये चेंज होने से स्पेस और टाइम, वेलोसिटी भी तो चेंज होगी, ux चेंज होगा। अब uy चाहे y की वजह से नहीं चेंज होगा, लेकिन वो तो टाइम पे भी डिपेंड करता है, तो uz भी चेंज होगा, uy भी चेंज होगा, तो ये सारे फैक्टर्स भी चेंज होने वाले हैं। तो आपको पता हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज के नाम से भी आता है ये आर्टिकल, और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी। तो आपको ये रिलेशंस पता हो, ux माइनस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस vux अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब uy डैश में देखोगे आप अगर, तो वो आ जाएगा uy डिवाइडेड बाय, ये वाला फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, और ध्यान रहे क्योंकि x एक्सिस के अलोंग मोशन है तो ये ux ही आएगा नीचे, और uz डैश भी इसी तरह से uz डिवाइडेड बाय 1 माइनस vux बाय सी स्क्वायर, यही रहेगा। एक चेंज और आएगा, ध्यान रखना, यहां पे भी एक फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट वाला, और यहां पे भी एक फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट वाला। ठीक है, ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसी से निकालनी है, dx बाई dt, dy बाई dt, dz बाई dt से। पूरा आर्टिकल पूरी डिटेल में देखना है, कर चुके हो, लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो रिलेशन याद कर लो, अच्छा रहेगा। इतना टाइम नहीं होता पूरी डेरिवेशंस देखने का, करना हो तो डिटेल्ड आर्टिकल्स आपके पास हैं, उस वीडियो में आप देख सकते हो। और एक इसके बाद हमने फैक्टर और पढ़ना है, एंड दैट इज मास। जो वेलोसिटी देख लिया, मास भी देखोगे, मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, और दैट फॉर्मूला इज m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप गामा भी लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली गामा m0। इससे अगर आप निकालोगे, मास मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, तो आप देखोगे मोमेंटम भी चेंज हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है mb। तो अब m जो है वो चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम बन जाता है गामा टाइम्स ऑफ m नॉट v। इस तरह से भी फॉर्मूला बनता है।
ठीक है, एनर्जी भी चेंज होगी, एनर्जी भी चेंज होगी। एनर्जी भी अब आपको पता है रिलेशन आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस विच सेज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब यहां से एक और बड़ा कमाल का रिजल्ट आ गया कि अभी तक आप बोलते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन अब तो एनर्जी मास में भी बदल रही है और मास एनर्जी में बदल रहा है। तो अगर मास एनर्जी में बदल गया तो एनर्जी क्रिएट हो गई, अगर एनर्जी मास में बदल गई तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एनर्जी तो कंजर्व रही नहीं अब, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एनर्जी जो है वो मोमेंटम में बदल रही है और मोमेंटम जो है वो एनर्जी में बदल रहा है। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन सेपरेटली नहीं एग्जिस्ट कर पा रहे, वो इकट्ठे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। सो दिस इज 4 वेक्टर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां से ये कहानी आपको और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो मोमेंटम और एनर्जी इस तरह से आते हैं। अगर आप इसमें रिलेशन देखोगे तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। बता देता हूं एक बार, अगर आप रेस्ट मास एनर्जी देखोगे, रेस्ट मास एनर्जी, तो दैट विल बी जिसमें m नॉट c स्क्वायर होगा और डिफरेंस में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी विच विल बी टोटल E माइनस रेस्ट मास एनर्जी के बाकी सारी काइनेटिक एनर्जी है। ये है mc स्क्वायर, ये है m नॉट c स्क्वायर, डिफरेंस लोगे वो आ जाएगा m इज गामा टाइम्स ऑफ m नॉट, तो m नॉट में बाहर निकाल लेता हूं, c स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, ये बन जाएगा गामा माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सीधा याद हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा, ठीक है। और मोमेंटम भी इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हो। इन्हीं रिलेशंस के साथ अगर आप रिलेट करते हो तो E का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है मोमेंटम और रेस्ट मास एनर्जी की टर्म्स में, दैट इज p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओवरऑल यहां के सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम एनर्जी मोमेंटम को समझते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम आपस में ही खेल खेल रहे हैं। आपस में खेल खेल रहे हैं तो देख लेते हैं इस खेल को भी, और हम भी खेल लेंगे, हम तो वैसे ही हर मामले में पक्के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में भी रिलेशन बड़े डिफिकल्ट से लगते हैं, मैं आपको पिछले फॉर्मूले से ही बताऊंगा। सो लेट अस राइट 4 वेक्टर मोमेंटम, एंड 4 वेक्टर मोमेंटम इज फर्स्ट टेम्पोरल कंपोनेंट इज एनर्जी and rest of the components are px, py and pz, और यूनिट्स भी तो मैच करने हैं तो c से डिवाइड कर दो, c से डिवाइड कर दो। ठीक है, हो गया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसे c से डिवाइड कर दिया। अब हमें मालूम है कि कौन कौन से फैक्टर्स बदलते हैं, किस किस में गेम है। दिस इज p0, दिस इज p0, दिस इज P1 और रेस्ट ऑफ द 2 आपको पता है P2 P3। और हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने लिखा था P0 डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ P0 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ P1। और अगर दूसरा लिखवाओगे तो दूसरा भी लिखवा दो, P1 डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ P1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ P0। इतना होगा, सिंपल है। अब ये भी देख लो P0 कितना है, P0 इज E बाय C, E डैश बाय C इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ E बाय C माइनस बीटा V अपॉन C, V अपॉन C Px। ठीक है, C से मल्टीप्लाई कर दो, C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो E डैश विल बी इक्वल टू E, C से C कट गया, माइनस VPX, C से C कट गया, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। अब देखो क्वाइट इजीली डन हो गया, कितना आसान है, हो गया। अच्छा यहां पे देख लो Px डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ Px माइनस V बाय C इंटू E बाय C, और ये हो गया हमारे पास Px माइनस VE बाय C स्क्वायर। बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन देखो कितने आराम से कर लिया। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो बड़े प्यार से आंसर निकलेगा आपका न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। 2 3 सेम रहेंगे, डैश डैश बिना डैश सब सेम है। दैट्स इट, मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो गई। मास में चेंज हुआ देख लिया, टाइम में चेंज हुआ देख लिया,
एनर्जी में चेंज हुआ, देख लिया। तो कंक्लूजन में आप देखो, चाहे एक्स में चेंज हो जाए, टी में चेंज हो जाए, लेंथ में चेंज हो जाए, टाइम में चेंज हो जाए, ठीक है, साइमल्टेनियसली में चेंज हो जाए, डेल्टा एक्स में डेल्टा टी में चेंज हो जाए, मोमेंटम में चेंज हो जाए, वेलोसिटी में चेंज हो जाए, वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स, यू एक्स में चेंज हो, यू वाई में चेंज हो, यू जेड में चेंज हो, ठीक है, तीनों में चेंज हो या किसी एक में चेंज हो, उससे मोमेंटम में चेंज हो, पी एक्स पी वाई पी जेड में चेंज हो या ई में चेंज हो या आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो, सब कुछ इन्हीं 2 3 4 5 फॉर्मूलाज में आ जाता है। बस आपने कंफ्यूज नहीं होना और आपने न्यूमेरिकल्स में ट्रिक्स कैसी लगानी है, कौन सा फ्रेम चूज करना है, किसमें प्लस किसमें माइनस, और टिपिकल कैलकुलेशन आती है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ये अपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको वो दिक्कत भी दूर हो जाए। तो चल बात शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं जान करके मैं थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अगर ये क्वेश्चन कर लिया रोड वाला जो मैंने इसमें डाला है तो फिर समझ लो आपका काफी काम हो गया, आपको ये वाला टॉपिक, ये वाली पॉइंट पता लग गया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रोड इज मूविंग विद द स्पीड, वेलोसिटी दे दी आपको 0.8 c, आपको वेलोसिटी दे दी, ठीक है, इन ए डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ऑफ इट्स ओन लेंथ। तो अब ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये लेंथ है उसकी, ठीक है, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रही होती v वेलोसिटी से तो आप बड़े प्यार से बोल देते कि हाँ जी ये तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लग गया, काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसे नहीं है, ये ऐसे जा रही है 60 डिग्री में, ठीक है, 60 डिग्री पे ऐसे जा रही है। तो अब कहानी जो है वो थोड़ी सी बदल गई। बदल क्यों गई? क्योंकि अब उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब आपको एक्स एक्सिस के अलोंग अलग लेना पड़ेगा और वाई एक्सिस के अलोंग अलग लेना पड़ेगा, राइट। एंगल कितना? 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री का अलोंग कंपोनेंट अलग लोगे। मैं इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेता हूं। लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस इज ओरिजिनल लेंथ का cos 60, है ना, और cos 60 आपको पता ही है। और Ly कितना होगा? ओरिजिनल लेंथ का sin 60। पता है ना, जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ की प्रोजेक्शन लेनी होती है, उस तरफ cos कंपोनेंट होता है, और जिस तरफ एंगल नहीं बनता उस तरफ sin कंपोनेंट होता है। तो ये ओरिजिनल लेंथ का हो जाएगा, cos 60 है 1/2 और ये कितना है √3/2, sin 60 है √3/2। तो इसकी लेंथ हो गई √3/2, एक कंपोनेंट हो गया, और L/2 एक कंपोनेंट हो गया। अब कौन सा कंपोनेंट बदलेगा? वेलोसिटी से बात पहले ही कर ली थी हमने, कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ उस लेंथ में होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, जो अलोंग द डायरेक्शन सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप? इसमें आप गामा से डिवाइड करोगे, तो L' विल बी इक्वल टू L अपॉन गामा, और ये L कितनी है? L/2, और गामा कितना है वो भी निकाल लो, L/2 इंटू √1 माइनस v²/c²। v कितना है? 0.8। सिंपल है, L/2 √1 माइनस 0.8। अब यहां पे बड़ी दिक्कत आती है कई स्टूडेंट्स को कि ये वाला फैक्टर जो है ना, ये वाला फैक्टर या ये वाला फैक्टर कहूं मैं, ये वाला फैक्टर जो है आपको कैलकुलेशन करना मुश्किल लगता है, ठीक है। होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जिन एग्जाम्स में जैसे लेक्चरर कैडर कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, वहां पे जहां पे कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता वहां पे ये क्वेश्चन इस तरह से डाला जाएगा कि आप बड़े आराम से बड़े प्यार से इसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी बात मैं अभी पहले कर लूं कि कैसे करोगे। आपको इसमें ये देखना है, कुछ तो बड़े ध्यान से समझना ये चीज, कुछ तो इसमें चीजें आएंगी पेयरिंग की, जैसे कि ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम 6 8 10 पेयर बनता है, पेयर बनता है ना। तो अगर आप 1 माइनस यानी कि 10 स्क्वायर में से 0.8 का स्क्वायर माइनस कर रहे हो तो क्या आने वाला है? 6 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम पॉइंट पॉइंट में खेलेंगे तो हम लिखेंगे 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, दिस विल बी 0.6 का स्क्वायर। तो ये बड़ा आसान है। अगर आपको लेंथ या वेलोसिटी देंगे ना, c के कितने टाइम्स हैं, तो अगर 0.8 टाइम्स दी हुई है यानी कि आपको पता है 0.8 टाइम्स ऑफ c, तो गामा फैक्टर में आपको पता है क्या आने वाला है? 1 माइनस
v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज 0.6 स्क्वायर, अंडर रूट भी ले लो। सो अंडर रूट यहां से लेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये उन्होंने 0.6 दे दिया तो ये 0.8 आ जाएगा। एक तो ये हो गया, तो 3 4 5 का पेयर बनता है, 12 5 13 का पेयर बनता है, 6 से 10 का पेयर बनता है। वो पेयर पर्टिकुलरली 10 वाला पेयर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज कैलकुलेशन, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम हमने यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर ले लिया जो कि सॉल्व नहीं होने वाला है, ऐसे इतने प्यार से नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट ने डाउट भी भेजा था, उसमें भी नंबर बड़ा टेढ़ा दिया हुआ था। वेलोसिटी दे दी थी 0.9 c, ऐसे निकालते हैं, गामा निकालना है 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें अगर आप करोगे तो आप चाहोगे अप्रोक्सीमेशंस में। ठीक है, आप करके देखो, अगर इसमें आप करोगे तो आप जाओगे अप्रोक्सीमेशंस में। निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर। अब ये हमें पता नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कितना होगा देखो, यहां तक तो आप कर ही लोगे। 9 का स्क्वायर 81.81, माइनस से माइनस करोगे इट विल बी 0.19। ओके, सो बेसिकली 19/100, अगर 100 का अंडर रूट ले लोगे ऊपर आके 10 और ये हो जाएगा √19। ये तो आपको आता है, ध्यान से समझ लेना। 19/100, 100 अंडर रूट ऊपर गया वो 10 बन गया और 19 अंडर रूट मैंने नीचे रख लिया। अब अंडर रूट 19 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? अंडर रूट 19 इट्स 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 2 या 3, 4.16 होता है ना 4 का स्क्वायर, तो 16 17 18 19, इसे हम 4.2 या 4.3 मान सकते हैं, 4.4 भी ले सकते हैं क्योंकि 4.5 इज 20.25, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 4.2 लगा लेता हूं या 3 लगा लेता हूं मैं। ठीक है, 4.3 अप्रोक्सीमेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और 4.3 से अगर 10 को डिवाइड कर दोगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग इज 86, 86 के बाद 14 बचेगा। ठीक है, 2.2 मान लो, 2.2। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए होंगे, गामा की वैल्यू पूछिए, मान लो मैंने, द ऑप्शंस विल बी लाइक 3.4, options will be like 3.4, 2.1 या 2.3, 5.1 एंड 1.6, ऐसे ऑप्शंस होंगे। अब बताओ, आपको कैलकुलेटर की या किसी टिपिकल कैलकुलेशन की जरूरत है? नहीं है। गो विद द अप्रोक्सीमेशंस, इट्स ओके। ऑप्शंस विल बी लाइक दिस के आप इमीडिएटली एग्जैक्टली बता सकते हो। हाँ, अगर यही क्वेश्चन गेट में पूछा जाए, वहां पे कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहां पे आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर कंपटीशन के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ऑप्शंस में इतना डिफरेंस होगा कि आप आराम से कर सको, और अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो इतना होगा कि आपको एग्जैक्टनेस से आप बता सको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा 2.2 आया, इन्होंने 2.3 दिया है, हम 2.3 को मार्क कर देंगे कि इट्स डन। ओके, तो ये वाली कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको इस तरह से किया जा सकता है और इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चंस में ही दिया गया है, आप सारों में ये चीज बिल्कुल वैलिड मान सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये नहीं करता, मैं इरेज कर देता हूं उस पार्ट को ताकि दिक्कत ना हो कोई, और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसे ही पूरा कर सकें। ठीक है, तो वापस आते हैं लेंथ वाले पार्ट पे, और इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया, और ये आप आराम से कर सकते हो। आगे के क्वेश्चंस हम थोड़ा स्पीडली करेंगे। अगर ये हो गया आपका काम खत्म, दिस इज 0.6 से इससे आप आंसर निकाल लोगे, तो लेंथ इन दिस विल बी 0.3 टाइम्स ऑफ एल। अब आपको एल एक्स पता है, पहले आपको एल एक्स एल वाई पता था, अब आपको एल एक्स डैश पता है, और एल वाई डैश कितना होगा?
एल वाई डैश कितना होगा, वो तो सेम ही रहेगा, √3/2 टाइम्स ऑफ एल, ये सेम ही रहेगा। और यहां से आप एल डैश निकाल सकते हो, विच विल बी LX² प्लस LY² अंडर रूट, ऐसा कुछ हो जाएगा। निकल गई टोटल एल, टोटल एल निकल गया। तो आपको एल डैश पूछा है परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो कि एल डैश में से ओरिजिनल लेंथ निकाल दो, या ओरिजिनल लेंथ में से एल डैश माइनस कर दो और परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन टोटल एल पे इंटू 100% है, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपने करनी है और आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, अप्रोक्सीमेशंस में आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे तो आप सीधा फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो सीधा फॉर्मूला देख लो कि आपने क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ का जो साइन कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, ठीक है। और जो कॉज कंपोनेंट है, स्क्वायर कर रहे हो ना, क्या होने वाला है, 1 - v²/c² से अंडर रूट से मल्टीप्लाई होना था, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये बच जाएगा। मतलब ये वाले फैक्टर का भी स्क्वायर कर दिया और यहां पे लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई और साइन स्क्वायर सेम, इससे आप इमीडिएटली मॉडिफाइड लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आ गया, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं रुकता आपका, मैंने वही क्वेश्चन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ हम बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, और अब थोड़ा स्पीडली करेंगे क्योंकि मेन पॉइंट्स हो गए हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं मैं, जहां जहां दिक्कत होगी वो पॉइंट, मेन पॉइंट मैं क्लियर करके चलूंगा, पर आगे हम कंप्लीट जल्दी करेंगे थोड़ा सा इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट में है कि इन ए सर्टेन इनिशियल फ्रेम 2 लाइट पल्सेस आर एमिटेड एट ए पॉइंट डेल्टा x दे दिया हमें, 2 पल्सेस हैं और कितनी दूर है एक दूसरे से, 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 2 पल्सेस एमिट की हैं और उनमें सेपरेटेड इन टाइम बाय 5 माइक्रोसेकंड, तो डेल्टा टी भी दे दिया, कितना है 5 माइक्रोसेकंड। एन ऑब्जर्वर मूविंग एट ए स्पीड v, एक ऑब्जर्वर है वो v स्पीड पे मूव कर रहा है, ठीक है, along the line joining these points, along this line, notes that the pulses are simultaneous. pulses are simultaneous मतलब जो simultaneous का मतलब उनको उसमें गैप नहीं दिख रहा, that is delta t dash is equal to 0। बात समझ में आई, एक यहां पे टॉर्च है, एक यहां पे टॉर्च है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, दिया हुआ है दोनों डिस्टेंस, और यहां से भी एक पल्स निकली और यहां से भी एक पल्स निकली, तो निकली तो 5 माइक्रोसेकंड के बाद, निकली तो 5 माइक्रोसेकंड के बाद, लेकिन मैंने यहां से देखा, मेरे को लगा दोनों एक साथ निकली हैं, तो साइमल्टेनियस इवेंट वाला क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, इवेंट का साइमल्टेनिटी वाला क्वेश्चन ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगा के v बताना है कि मैं किस वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी डैश वाला, डेल्टा टी डैश गामा टाइम्स ऑफ टी का फॉर्मूला क्या था, टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, x0 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ x1, वही वाला फॉर्मूला है, वो लगाओगे, डेल्टा टी आपको दे दिया, डेल्टा x आपको दे दिया, गामा आपको पता है निकालना है v स्क्वायर सी स्क्वायर से, और डेल्टा टी डैश आपको दे दिया 0, इसे यूज करो, सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, दैट्स इट, इतना ही काम है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहीं तक का था ये, और खत्म बात। अच्छा एक और चीज है इसमें, ये 0 है ना, ये 0 है, तो गामा तो 0 हो नहीं सकता, इसे लेने की भी जरूरत नहीं है, इस चीज को 0 पुट करोगे आप, इस चीज को 0 पुट करोगे तो v डेल्टा x बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी, और अब सी स्क्वायर उधर ले जाओ, डेल्टा x इधर ले जाओ, तो आ गया, ये तो बड़े आराम से आ गया, डेल्टा टी इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। चलो कैलकुलेशन अब आपने करनी है, डेल्टा टी इज 5 इंटू 10⁻⁻6, सी स्क्वायर इज 9 इंटू 10⁻16, और 5 किलोमीटर का मतलब 5 इंटू 10⁻3, 16 माइनस 6 10 हो गया, 10 में से 3 पावर कट गई, 7 हो गया, ये हो गया 7, 5 से 5 कट गया, 9 इंटू 10⁻7,
वेलोसिटी आ गई, खत्म बात। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखें, अच्छा सी की टर्म्स में करना है तो 9 इंटू 10⁻⁷ को अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 0.3 सी, क्योंकि 9 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई सी गिव्स यू द आंसर इन टर्म्स ऑफ सी। तो ये हो गया 3 से ये 3 कट गया, एक 0 एक्स्ट्रा बची, वो 0.3 आ गया, तो आंसर आ गया हमारा। इस तरह से भी ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लोगे। मेन रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने उस पर डाला है साइमल्टेनिटी इवेंट्स का, आपके पास है, आपने देखना है और आपने ही करना है, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है, 2 इवेंट्स हुए साइमल्टेनियसली इन 1 फ्रेम, दूसरे फ्रेम से निकालना है, आपने करना है और कमेंट में मेरे को डाल देना और या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, जिसमें भी आप हो मेरे साथ जुड़े हुए हो तो उसमें आप डाल देना और ये क्वेश्चन करके मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा क्या सही। नेक्स्ट में क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए पाई प्लस मीजोन, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आराम से देखते हैं इसे भी कि क्या चलता है। सो हाफ लाइफ ऑफ ए पाई प्लस मीजोन इज एट रेस्ट इज दिस, अ बीम ऑफ पाई प्लस मीजोन इज जनरेटेड एट ए पॉइंट। क्या होगा, एक डिटेक्टर है, ठीक है, यहां से पाई प्लस मीजोन्स की एक बीम जनरेट हो रही है और वो 15 मीटर की डिस्टेंस पे जाके ऑब्जर्व जहां करते हैं तो वहां पे हाफ ऑफ द पार्टिकल्स आर जनरेटेड। मतलब क्या है कि जो उनकी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का मतलब कि अगर इतने टाइम में 100 पार्टिकल्स हैं तो वो हाफ रह जाएंगे, यही होगा इतनी देर के बाद। कितना है वो टाइम पीरियड है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, वो हाफ रह जाएंगे। अब ये हाफ कितनी देर में रह रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में रह रहे हैं, यानी कि कितना टाइम लगा 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इक्वल टू देयर हाफ लाइफ। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है L इज इक्वल टू 15 मीटर। आपको पूछा गया है स्पीड बताओ, स्पीड कितना होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम एग्जैक्टली दिया हुआ है रिलेटिविस्टिक उनकी हाफ लाइफ के हिसाब से, तो आप इस पे क्या लगाओगे, यही फॉर्मूला लगाओगे। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक गामा फैक्टर L का, क्योंकि लेंथ कंट्रैक्शन वाला भी इफेक्ट लोगे ना, 15 मीटर रेस्ट फ्रेम से है उसके हिसाब से लोगे, तो उसके हिसाब से आपको ये फैक्टर लगाना है। कैलकुलेशन कर लो, दिस इज 15, दिस इज गामा इज √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, v तो निकालनी है कोई बात नहीं, इंटू क्या होगा, सॉरी उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसे इरेज कर देते हैं, गामा ऊपर जाता है ना, सो गामा इज 1/1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर और इंटू 15 मीटर और डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻8, तो ये हो गया 6, ओके, ये हो गया ऊपर जाके +8, तो ये हो गया 10⁻8 और सामने है v, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे v को यहां ले आएंगे, दूसरे फैक्टर को वहां ले जाएंगे, तब भी काम चल जाएगा। लेट्स स्क्वायर इट फर्स्ट एंड डिवाइड बाय c फर्स्ट, सो v बाय c होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन को बड़ा आसान बना देगा, विल बी 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, अंडर रूट कट गया, और c यहां पे हम 6 इंटू 10⁻8 को c मतलब 3 इंटू 10⁻8 से डिवाइड करेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये कट गया फैक्टर, ये कितना बचा, ये सिर्फ 2 बचा, 2 का स्क्वायर इट्स 4, सो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, राइट। और यहां से आप इस फैक्टर से डिवाइड कर दो और इसको अपॉन में ले आओ, तो 1/4 इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय v स्क्वायर -1। यहां पे आप बहुत सारी टेक्निक्स लगा सकते हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो और कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन जो आपको इजी लगे मौके पे, तो इसे इधर ले आओ, +1 दैट इज 5/4, v स्क्वायर c स्क्वायर उल्टा कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा v बाय c इज इक्वल टू 1/4 + 1 इज 5/4, 5/4 का उल्टा करोगे इट विल बी 4/5 और 4/5 का अंडर रूट लोगे तो आ जाएगा हमारे पास 2/√5, 2/√5 मतलब कि कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, ये ऑप्शन ठीक हो गई। सिंपल क्वेश्चन था, पार्टिकल फिजिक्स में आए या फिर आपके पास ये
पार्टिकल में आए या रिलेटिविटी में आए, जो मर्जी आए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चन का सही आंसर लेना, उसके मार्क्स लेने, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो बड़े प्यार से हो जाएगा। तो आपको ये पूछा गया है V और E में रिलेशन पूछा गया, M पार्टिकल दे दिया, ओके, M दे दिया आपको, E एनर्जी दे दी, V दे दिया, आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, MC स्क्वायर, MC स्क्वायर क्या होता है, M नॉट, यहाँ पे M मास, जो रेस्ट मास की बात हो रही है, तो √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सॉल्व कर लो, बस खत्म हुआ काम। इधर ले आओ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को, और वो हो जाएगा अपॉन में MC स्क्वायर अपॉन E, अंडर को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लो, है ना। अब B के लिए यहाँ पे V इधर, ये वाली टर्म इधर, तो V विल बी इक्वल टू, और मैं लिखूं पहले ये लिख लेता हूं, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस MC स्क्वायर बाय E होल स्क्वायर, और ये ऊपर, ठीक है। अब C उधर ले जाओ और अंडर ले जाओ, तो ये हो गया ये वाला एक्सप्रेशन विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हो गया, और भी आसान है, सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं, एक बार आपको फॉर्मूले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई, काम बड़ा आसान है, नहीं बनी मुश्किल है, फंस जाओगे किसी ना किसी बात पे। तो जो हमने पहले 20 मिनट लगाए हैं, जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज समझाई है, उसे ध्यान से करना, कहीं दिक्कत है दोबारा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है जी, पॉजिटिव क्योन हैज अ रेस्ट मास, एक पार्टिकल का आपको रेस्ट मास दे दिया, यानी कि m नॉट सी स्क्वायर, एनर्जी दे दोगे तो एनर्जी दे दी 494, ये किसकी है, क्योन की। अगर दूसरे पार्टिकल की, एक और पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी दे दी प्रोटॉन की 938, ये भी MeV यूनिट सेम है, ठीक है। आप यूनिट से भी पता लगा सकते हो, उन्होंने MeV पर सी स्क्वायर मास दिया है, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी मिल जाएगी। पूछा क्या है, आपको बोला है कि टोटल एनर्जी ऑफ द क्योन इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है आपको, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, M क्या लगा सकते हो उसमें, गामा M नॉट सी स्क्वायर लगा सकते हो। ये कितनी दी है, दूसरे पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी के बराबर, विच इज 938, ये कितनी है, इसी पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि 494, और ये गामा जो है ये वेलोसिटी दे देगा आपको। सो गामा इज 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 938 डिवाइडेड बाय 494, ठीक हो गया। अब यहां पे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे बहुत ज्यादा, जो वो क्या करेंगे, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पहले भी बताया, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, डोंट गो इनटू द एग्जैक्ट वैल्यूज, वर्क विद द अप्रोक्सीमेशंस। अगर आप इसे देखोगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2, सो लेट्स चूज द 2 as this answer, as its answer, okay। let's take this value, so 1 minus v square by c square will be equal to, इसे ऊपर लेके गए तो दूसरी तरफ वो नीचे आएगा, और अंडर रूट हटाया तो दूसरी तरफ स्क्वायर आएगा, दैट इज इट इज 1/4। तो v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 अप माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, वो हो जाएगा 3/4, और v कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3/4 का अंडर रूट, दैट इज √3/2 c, दिस विल बी योर वेलोसिटी। इसकी वैल्यू भी निकाल लो, √3 is 1.7 divided by 2 is 1.73/2 is approximately 0.86। अब क्योंकि यहां पे हमने नंबर 2 से थोड़ा सा छोटा था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 1.9, पर हमने थोड़ा सा बड़ा लिया था जो कि अपॉन में था, तो वहां पे फाइनल रिजल्ट जो आया है उससे थोड़ा सा छोटा नंबर हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में आप देख लो, दिस इज द क्लोजेस्ट वन, तो उससे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर्स में नहीं जाना, अप्रोक्सीमेशंस में काम करना है और ऑप्शंस को यूज करना है, अपना टाइम सेव करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम है, आपके लिए है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v आपको बताना है कितनी होगी, एट विच, अच्छा ये c अंडर रूट में नहीं है, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगी क्योंकि c अंडर रूट के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी ऑप्शन में से देख लेना अगर कुछ सही है, अगर यही आंसर सही आया तो फिर सी ऑप्शन अपॉन में नहीं जा सकती और
अंडर रूट के अंदर नहीं जा सकती, मेक श्योर अबाउट इट। ओके, तो ये तो वैसे ही गलत होगी। एनीवेज, बी आपको पूछा है जिसपे काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल माइनस रेस्ट मास एनर्जी। और कितनी आती है, ये आती है रेस्ट मास एनर्जी बाहर और गामा -1। अगर यही काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल हो गई तो ये आपस में कट जाएंगे, सो दैट मींस गामा -1 इज इक्वल टू 1। आपको वो वाली वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की जिसपे गामा बिकम्स इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, सिंपल है, कर लेना, सिंपल से कैलकुलेशन है। क्या होगा 1 - 1 बाय, अभी हमने निकाला, अभी तो निकाला पिछले क्वेश्चन में, तो सॉल्व कर लेना, 0.85 के करीब आंसर आ जाएगा। √3/2c आया था ना, एक बार फिर से आपके लिए था ये क्वेश्चन, वैसे मैंने करवा दिया, चलिए कोई बात नहीं। अगला और भी ज्यादा आसान है, बिल्कुल ही आसान है। इसमें क्या है, मोमेंटम और एनर्जी को हमने रिलेट किया ही है, किया था ना, P0 डैश इज इक्वल टू P0 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ P1 और मल्टीप्लाइड विद गामा। इसे आप सॉल्व करोगे E/C वाला फॉर्मूला लगा के, दिस विल बिकम E डैश इज इक्वल टू E माइनस BP बाय मल्टीप्लाइड बाय गामा, है ना, ये था, तो ये हो गया। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन डाला क्यों, मैं ये भी बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, फ्रेम कौन सा लेना है, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। इसमें ये भी एक क्वेश्चन है, माइनस के प्लस, ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही आएगा। तो ध्यान रखना, अगर इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो जनरली क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, तो माइनस वाला आ जाता है। ठीक है, अगर फ्रेम में कंफ्यूजन हो जाए और एब्सोल्यूट कौन सा, इम्प्रॉपर कौन सा, तो ऐसे देख लेना। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो एनर्जी बढ़ती है, तो उससे सेम वाला में प्लस आ जाता है। तो ये आप एक शॉर्टकट लगा सकते हो इसमें। ठीक है, दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चंस ऑफ एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट हो मुझे आप कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, यहां तक पढ़ के आना, अच्छे से काम कर लो, बहुत अच्छा मौका है, अच्छे से तैयारी कर लो, खून पसीना बहा लो एक बार। बहुत बहुत थोड़ा टाइम है आपके पास और बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, लेकिन ये 2-3 महीने की मेहनत आपको बहुत ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में हेल्प करेगी। और ये आपके पिछले +1 +2 BSc MSc इतने सालों की मेहनत का रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो, कोई कमी नहीं छोड़नी, पूरी प्रिपरेशन करो, अच्छे से खींच के काम करो। कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो काम करते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।